नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की बैठक में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर निर्णय लिया जाएगा। ये बड़ी खबर, नियमितीकरण में आरक्षण का पेच अभी बाधा बना हुआ है और स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल समेत कई कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर निर्णय है। आपको बताएं कि आरक्षण जो है वो एक पेच फंसा हुआ है, बाधा आ रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास समेत कई प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल समेत कई मंत्री बैठक में शामिल रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से जुड़ी, जहां पर उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक जारी है। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन आरक्षण जो है वो बाधा बना हुआ है। तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से क्या कुछ हल निकाले जाते हैं कैबिनेट की बैठक में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक जारी है और इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री लगातार पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक लगातार जारी। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला आज सुलझ सकता है। आरक्षण पेच फंसा हुआ है, लेकिन प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण उपनल कर्मचारियों का मामला है, जिस पर निर्णय आ सकता है। ये बड़ी बैठक और नियमितीकरण के लिए कई फॉर्मूले तय कर सकती है धामी सरकार। हालांकि उनके नियमितीकरण में आरक्षण एक पेच बना हुआ है कैबिनेट में। इसके अलावा आपको बताएं, साइलेंस नीति में संशोधन, स्वास्थ्य, शहरी शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। आपको बताएं कि लंबित मांगों पर अमल न होने से नाराज प्रदेश के उपनल कर्मचारी हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और ऐसे में धामी सरकार की बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है और भी ज्यादा इंतजार उपनल कर्मचारियों को कि आखिर क्या उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। कर्मचारियों को आपको बताया कि परेड ग्राउंड में धरना दिया है। कर्मचारियों की शासन से वार्ता भी हुई है, जो कि बेनतीजा रही। कर्मचारियों का कहना है जब तक मांगों पर अमल नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा और उपनल कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल ने कहा है कि प्रदेश में कर्मचारी हितों की अनदेखी की जा रही है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कदम उठाते हैं आज कैबिनेट की बैठक में, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के आदेश के बाद भी कर्मचारियों को ना तो नियमित किया गया है और ना ही उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आरक्षण ऐसे में कैसे हल करेगी धामी सरकार, और आरक्षण के बिना अगर ये होता है तो आखिर धामी सरकार के लिए कितना उलझने वाला मामला हो जाएगा। ये उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों के कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं भी प्रभावित की गई हैं। इससे नाराज कर्मचारियों ने आवश्यक सेवाएं भी ठप कर दी है, जिससे आमजनों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक लगातार जारी है। धामी अध्यक्षता कर रहे हैं और इतना ही नहीं, 22,000 उपनल कर्मचारी हड़ताल पर है इस समय और ऐसे में कैबिनेट की बैठक से लगातार ये खबरें सामने आना कि आरक्षण एक पेच फंसा हुआ है, आरक्षण के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि धामी सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। और देहरादून से हमारे संवाददाता अरुण सैनी और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से उपनल कर्मचारियों एक तरफ हड़ताल पर चले गए हैं, दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक हो रही है, महत्वपूर्ण हो जाती है ये बैठक, और क्या लगता है कि आज जो ये पेच है आरक्षण का, ये कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर आने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए आज राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है। फिलहाल में जो है कैबिनेट की बैठक गतिमान है। फिलहाल जो है सभी मंत्री जी, लगता है संपर्क टूट गया, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से अरुण बता रहे थे कि उपनल कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, आवाज भी आ रही थी वहां से, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि लगातार उपनल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और ऐसे में कैबिनेट की बैठक देहरादून सचिवालय में हो रही है। तो देखना यह होगा कि आखिर क्या कुछ फैसला निकल के सामने आता है। और अरुण सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से जुड़ गए। अरुण, क्या कुछ बता रहे थे आप, अपनी बात पूरी कीजिए।
अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें सभी मंत्री जो है बैठक में मौजूद हैं और कई प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी। करीब 6 से अधिक प्रस्ताव बैठक में आने की उम्मीद है और जिस प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकते हैं उन पर चर्चा भी चल रही है। इसी के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यान विभाग, कृषि, खेल, महिला सशक्तिकरण, इससे संबंधित जो है कई प्रस्ताव बैठक में आ सकते हैं। उन प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसके बाद उन प्रस्ताव पर मुहर भी जो है वो कैबिनेट में आज लग सकते हैं। इसी के साथ ही जो आज की कैबिनेट पर जो मुख्य बिंदु माना जा रहा है, जिसमें उत्पन्न कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर जिस तरीके से उत्पन्न कर्मचारी बीते 2 दिनों से लगातार हड़ताल पर है और नियमितीकरण की मांग को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस पर भी जो है कुछ फैसला आज कैबिनेट ले सकती है उनके नियमितीकरण को लेकर, या फिर कोई बीच का रास्ता निकल सकता है जिस कैबिनेट उस पर कोई विचार कर सकती है। इसको लेकर के भी माना जा रहा है कि इस पर भी चर्चा जो है संभव कैबिनेट में है। हालांकि अभी कैबिनेट बैठक जो है गतिमान है और राज्य सचिवालय में बैठक चल रही है, जिसके बाद तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी कि बैठक में क्या कुछ निर्णय हुए हैं, कितने प्रस्ताव आए, कितने प्रस्तावों पर मुहर लगी और उसमें कर्मचारियों को लेकर के क्या चर्चा हुई या नहीं हुई, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। हालांकि माना जा रहा है कि कर्मचारियों को लेकर कोई ना कोई फैसला सरकार राज्य कैबिनेट जो है वो ले सकती है। जी अरुण, उपनल कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो अड़े हुए हैं अपनी मांगों पर कि जब तक उनको नियमित तौर पर सही नहीं किया जाएगा, समान वेतन नहीं दिया जाएगा, तो वो अपनी मांग से पीछे हटने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं आमजन को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन आरक्षण का पेच फंसा हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए उपनल कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं और वो नियमितीकरण को लेकर, समान वेतन को लेकर मांग कर रहे हैं और ये मांग आज ही नहीं लंबे समय से मांग उठती भी रही है। समय समय पर इस तरीके से की चर्चाएं होती भी है और उपनल कर्मचारी कई बार सड़कों का प्रदर्शन भी कर चुके हैं। हालांकि इस बार जो है वो बेडग्राउंड के पास जो है वो पूरी हड़ताल पर है और हजारों की संख्या में उपनल कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं। ऐसे में सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी और कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव आता है या नहीं आता। हालांकि माना जा रहा है इस पर भी चर्चा संभव कैबिनेट में है और नियमितीकरण को लेकर कोई बीच का रास्ता कैबिनेट में आज निकल सकता है। इसी के साथ ही जो है उपनल कर्मचारियों को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है, कैबिनेट क्या फैसला लेती है, ये तो देखने वाली चीज होगी। इसी के साथ साथ जो है प्रदेश में जो अन्य प्रस्ताव भी जो है बैठक में आ जा सकते हैं, जिसमें की शिक्षा से संबंधित हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित हो। इस तरीके के तमाम ऐसे प्रस्ताव है जो बैठक में आ सकते हैं। जिस तरीके से चकोटिया का मामला भी चल रहा है अस्पताल को लेकर के, वहाँ पर भी काफी लोग जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उन्होंने मार्च भी किया, तो उनको लेकर के भी कोई फैसला आज कैबिनेट में आ सकता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर कैबिनेट आज विचार कर सकते हैं, कई प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं जिन पर चर्चा संभव मानी भी जा रही है। और ऐसे में किन प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, कितने प्रस्ताव आएंगे, उपनल कर्मचारी को लेकर कैबिनेट में क्या फैसला लिया जाता है या कैबिनेट में इस पर फैसला लिया जाता है नहीं लिया जाता है, इस पर चर्चा होती है नहीं हुई, ये तमाम चीजें अभी कुछ ही देर में सामने आ जाएंगी। कुछ ही देर में कैबिनेट खत्म होने के बाद तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। जी अरुण, अगर बात करें रजत जयंती वर्ष की, क्योंकि अभी फिलहाल ही में रजत जयंती वर्ष पूरा हुआ है, उत्तराखंड का 25 साल पूरे हुए हैं। उसके दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई नीतियों का ऐलान किया है, रोड मैप तैयार किया है। उसको लेकर भी पर्वतीय क्षेत्र के विकास को लेकर जनहित से जुड़े मुद्दे हैं कई ऐसे, जिन्हें लेकर आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26वें वर्ष में उत्तराखंड प्रवेश कर चुका है और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी आए और उन्होंने भी आगामी 25 वर्षों का रोड मैप एक तरीके से दिया, किस तरीके से किस सेक्टर में उत्तराखंड को काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड उत्तराखंड बनना चाहिए, इसको लेकर आगे काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म की अपार संभावनाएं हैं और जिस तरीके से देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं, यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। चारों धाम यहाँ के जो है, चाहे वो नीम करोली बाबा के दर्शन करने को, इस तरीके से पूरा अध्यात्म जो है यहाँ पर जिससे जुड़ाव लोगों का देखा भी जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं। तो उसको लेकर किसी भी कैबिनेट क्या विचार करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ ही होम स्टे हो या वाइब्रेंट विलेज को लेकर के हो या फिर जो है जिस तरीके से उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग हो, ये तमाम ऐसी चीजें पर्यटन को के क्षेत्र में हो। जिस तरीके से पर्यटन लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहा है और पर्यटन बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं, तो इसमें भी इससे संबंधित भी कुछ प्रस्ताव बैठक में आ सकते हैं, इस पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि धीरे धीरे सरकार इसको लेकर आगे फैसले भी लेगी और इस पर कार्य भी करेगी, इस तरीके का कहना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी। ठीक है अरुण, बने रहिए हमारे साथ लगातार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर कैबिनेट की बैठक हो रही है। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे देहरादून से आ रही है एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे, उत्तराखंड कांग्रेस को मिला है नया कप्तान, गणेश गोदियाल बने हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
ये बड़ी खबर, गणेश गोंदियाल बने हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है, और गणेश गोंदियाल बने हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड कांग्रेस को नया कप्तान मिल गया है। गणेश गोंदियाल बने हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष थे करण माहरा। हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी का तोहफा दिया है गणेश गोंदियाल को। पहले भी संभाल चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष की कमान, और ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस ने अपना विश्वास जताते हुए गणेश गोंदियाल को नया अध्यक्ष घोषित किया है। साल 2027 की तैयारियों को उधार मिलेगी इससे। कार्यकर्ताओं में जोश है, कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है। उत्तराखंड कांग्रेस को नया कप्तान मिला है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे, हरिद्वार कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है। युवा नेता अमन गर्ग पर पार्टी हाईकमान ने फिर से भरोसा जताते हुए पुनः जिला महानगर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है अमन गर्ग को। हरिद्वार ग्रामीण से बालेश्वर सिंह को मिली है जिम्मेदारी। रुड़की के लिए राजेंद्र चौधरी को सौंपी गई है जिम्मेदारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुड़की ग्रामीण पर फरकान अहमद बने जिला अध्यक्ष। हरिद्वार कांग्रेस में जश्न का माहौल है, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। यूनियन भवन में स्वागत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। साल 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बड़े संकेत, और कांग्रेस चुनावी तैयारी में दिख रही है। साल 2027 को लेकर अभी से ही जिला अध्यक्ष की कमान हो, फिर चाहे जिला भर के कमान हो, पार्टी हाईकमान लगातार अपनी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। साल 2027 के चुनाव को लेकर हरिद्वार ग्रामीण से बालेश्वर सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रुड़की के लिए राजेंद्र चौधरी को मिली है जिम्मेदारी, और इतना ही नहीं, रुड़की ग्रामीण पर फरकान अहमद बने हैं जिला अध्यक्ष। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की सूची लगातार जारी कर दी है, और संवाददाता अरुण सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो बताएंगे कि आखिर कांग्रेस साल 2027 के लिए कितनी तैयार है, क्योंकि गणेश गोंदियाल को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, और जिला अध्यक्षों की सूची हरिद्वार के लिए जारी कर दी गई है। अरुण, काफी महत्वपूर्ण साल 2027 चुनाव के लिए। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी कमर कस चुकी है, और पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी की दिख रही है। कांग्रेस पार्टी ने बड़े बदलाव संगठन में किए हैं। एक राजनीतिक मूवमेंट कांग्रेस में देखने को मिली है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल को ही एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी की कमान सौंपी है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरीके से जो है प्रीतम सिंह, जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, उन्हें कैंपेन कमेटी की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव का जो कैंपेन कमेटी होती है उसका चेयरमैन उन्हें बनाया गया है। और एक बड़े संकेत कांग्रेस ने दिए। इसी के साथ ही डॉक्टर हरक सिंह रावत, वो भी काफी वरिष्ठ नेता है और गढ़वाल के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें चेयरमैन बनाया है इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का। इस तरीके से संगठन में बड़े बदलाव कांग्रेस पार्टी ने किए, और एक तरीके से देखा जाए तो गढ़वाल और कुमाऊं का जो संतुलन है वो कांग्रेस पार्टी साधती हुई दिखाई यहाँ पर दी है। और यही अगर प्रदेश अध्यक्ष जो करण माहरा थे, गणेश गोंदियाल से पहले, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी ने निराश नहीं किया। उन्हें एआईसीसी में जो है पीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य जो है बनाया गया है। ऐसे में गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल से गणेश गोंदियाल को अध्यक्ष बनाया गया। इसी के साथ ही डॉक्टर हरेक सिंह रावत को भी जिम्मेदारी दी गई, और प्रीतम सिंह को भी जो है जिम्मेदारी पार्टी ने जो है वो दी है। इसी के साथ ही कुमाऊं से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भवन कापड़ी, तो इसी के साथ ही अब जो है करण माहरा को भी सीडब्ल्यूसी का मेंबर जो है वो बनाया गया है। तो इस तरीके से गढ़वाल और कुमाऊं के संतुलन को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस में जो तमाम चीजें देखने को मिल रही थी वो भी देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी में जो तमाम गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही थी वो भी एक तरीके से देखा जाए तो उसे भी खत्म करते हुए कांग्रेस पार्टी यहाँ से दिख रही है। इसी के साथ ही कांग्रेस के अगर वरिष्ठ नेता और कांग्रेस में जिस पितामह की भूमिका निभाने वाले हरीश रावत की बात की जाए तो उनकी भी जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने बातें की और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण चेहरा को नेतृत्व मिलना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी ने मानी। और इसी के साथ ही प्रीतम सिंह को नेतृत्व देने की बात उन्होंने कही, वो भी उनसे हुआ। तो ऐसे में लेकिन हरीश रावत को संगठन में कोई भी मौका जो है वो नहीं दिया गया। तो ऐसे में अब आगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी 2027 की तैयारियों में जुटती है और आगे इसकी जो टीम कांग्रेस पार्टी ने बनाई है इससे कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को पहुंचेगा, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। इसी के साथ ही जिला अध्यक्षों की भी सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की है। जिलों में भी कांग्रेस पार्टी ने काफी कसरत
जो है वो सूची में देखने को मिल रही है। किस तरीके से कसरत कांग्रेस पार्टी ने की है। देहरादून महानगर में एक बार फिर जसविंदर सिंह गोगी को कमान दी गई। हरिद्वार महानगर में अमन गर्ग को ही जो है जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले अमन गर्ग ही जो है वहां पर थे। इसी के साथ ही रुड़की में कई चेहरे जो है बदलाव किए गए। इसी के साथ ही कोटद्वार में जिलाध्यक्ष का बदलाव किए गए। वहां पे विकास नेगी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने काफी कसरत जो है वो इस बार देखी गई है और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने काफी सोच समझकर और काफी मेहनत के साथ, काफी रणनीति के साथ फैसले लिए हैं और जिसको लेकर अब कांग्रेस संगठन में जो उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन आगे 2027 में कितना लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ये तमाम चीजें देखने वाली हैं। जी अरुण, जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरीके से कांग्रेस ने साल 2027 के लिए नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया है, फिर से एक बारी भरोसा जताया है, जिला अध्यक्षों पर भी भरोसे जता रही है, लेकिन क्या गणेश गोंदियाल के एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनने पर जो कांग्रेस में आपसी कलह हमेशा से जग जाहिर है कि आपसी कलह, अंदरूनी कलह, वो दूर हो पाएगी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस बाहर तो बाद में लड़ेगी लेकिन अपनी लड़ाई अंदर नहीं लड़ पाती है। जी देखिए, आप कांग्रेस में ये जरूर है कि कलह को लेकर, आपके कलह को लेकर तमाम तरीके की बातें होती है। इससे पहले भी चर्चा तमाम के लिए, लेकिन अगर जो कांग्रेस पार्टी ने फैसले लिए, अगर उन्हें देखा जाए, उन्हें समझा जाए और राजनीतिक तौर पर अगर उन्हें देखा जाए तो ये बड़े फैसले कांग्रेस पार्टी ने लिए। कांग्रेस पार्टी ने जो संगठन में बदलाव किया उसमें संतुलन नजर आ रहा है। गणेश गोंदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, प्रीतम सिंह को चुनाव कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, डॉक्टर भगत सिंह रावत को चुनाव मैनेजमेंट प्रबंधक समिति का चेयरमैन बनाया गया। एक संतुलन कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला है और जो झगड़े कांग्रेस पार्टी में थे या कलह की जो बात थी वो भी खत्म करती हुई कांग्रेस पार्टी फिलहाल की डेट में जो है वो दिख रही है। करण महाराज जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल कुछ एक तरीके से पैदल नहीं किया और उन्हें CWC में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाकर के कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज भी दिया है कि करण महाराज इतने ही जो है उनका भी कद उतना ही है जिस तरीके से अन्य नेताओं का है। इस तरीके से गढ़वाल और कुमाऊं संतुलन कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला। जिस तरीके से जो गुटबाजी देखने को मिलती थी, उन गुटबाजी जिस तरीके से जो बड़े नेता है उनके कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से चीज देखने को मिलती थी, वो खत्म करती हुई कांग्रेस पार्टी फिलहाल की डेट में तो दिख रही है। आगे क्या होता है ये आने वाले भविष्य पर निर्भर करता है, उसके बारे में अभी कुछ बात नहीं की जा सकती। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल जो है पूरा संतुलन कांग्रेस पार्टी अपने तल में बनाती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट देने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, साल 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। एक तरफ गणेश गोंदियाल पर भरोसा जताया तो वही जिला अध्यक्षों में भी कई ऐसे नाम है जिनको एक बार फिर से मौका दिया गया है। देखना वाकई दिलचस्प होगा आगामी दिनों में कि कांग्रेस अंदरूनी कलह से कितनी उभर पाती है। और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे चमोली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे, चमोली के जोशीमठ में भालू का आतंक लगातार जारी है। भालू का आतंक देखने को मिला है जोशीमठ में, जहां पर देवभूमि पब्लिक स्कूल में भालू घुसने का मामला सामने आया है और जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बना स्कूल में। नगर के वार्डों में आए दिन देखने को मिल रहे हैं भालू, लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग के कर्मचारियों की टीम लगातार तैनात कर दी गई है और ये तस्वीरें भी सामने आ गई है जहां पर वन विभाग के कर्मचारी तैनात है और वहीं भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। लगातार भालू सामने आ रहे हैं, रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। देवभूमि पब्लिक स्कूल में घुसा है भालू और जिसके बाद छात्रों में अफरा तफरी, अध्यापकों में अफरा तफरी का माहौल। नगर के वार्डों में आए दिन भालू देखने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और तैनाती और जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। तो वहीं आपको बताया कि दिल्ली में कार विस्फोट के बाद देहरादून पुलिस हाई अलर्ट पर है। तो वहीं एसएसपी देहरादून के निर्देश पर दून पुलिस ने केमिकल दुकानों की आकस्मिक चेकिंग की है, जिसके बाद पुलिस ने स्टॉक रजिस्टर खंगाले हैं और खरीदारों की जानकारी जुटाई गई है और दुकानदारों को बिना पहचान पत्र के साथ साथ बिल की बिक्री न करने की सख्त हिदायत भी दी गई है। आपको बताएं कि जिस तरीके से दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से लगातार अलग अलग राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था हाई मोड पर कर दी गई है और ऐसे में ही लगातार केमिकल स्टोर पर भी सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है। दुकानदारों से ये अपील की जा रही है कि किसी को भी पहचान पत्र देखे बिना कोई भी केमिकल ना दे। तो वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन आयोजित किया गया। बता दें कि 7 नवंबर को इस गीत के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये गीत देशभक्ति और जागरूकता जगाने का माध्यम है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को
बधाई देता हूँ। देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। टीम में वो सब पुराने लोग हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव के पहले अध्यक्ष थे। ऐसी है प्रीतम जी भी अध्यक्ष रहे, हमारे लिए कोई नया चेहरा है नहीं। हाँ, हरक सिंह जी थोड़ा कांग्रेस में इस बार आए हैं तो उसकी हलचल जरूर कांग्रेस के अंदर दिखाई देगी। तीर लगा है, और जो ये तीर लगा है ये कांग्रेस के किन लोगों पे लगा, हम सब लोग उससे विज्ञ है। इसलिए हमें कांग्रेस के संगठन से, पार्टी के कार्यक्रमों संगठनों को फर्क पड़ता नहीं। इतना दूर अपेक्षा करेंगे, गणेश गोयल अध्यक्ष बने हैं तो अभी तक कांग्रेस जिस दिशा में चली है उससे थोड़ा अच्छी दिशा की ओर आए। प्रदेश सरकार विकास कार्यों की सराहना होनी चाहिए, और अच्छे कामों का विरोध करने का जो सिलसिला कांग्रेस के अंदर अभी तक बना रहा, उसमें थोड़ा मुझे उम्मीद है कि कुछ ब्रेक लगेगा। लेकिन अगर गणेश जी ने भी उसी पटरी पर कांग्रेस चलाई जिस पटरी पर कांग्रेस पिछले 60 वर्षों से चली आ रही है, तो कांग्रेस हर्ष इससे भी बुरा होगा। 7 नवंबर को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की शुरुआत की गई। राष्ट्रगीत वंदे मातरम देशभक्ति से ओतप्रोत है। इसकी एक एक शब्द देशभक्ति जागृत करती है। वहीं वंदे मातरम की शुरुआत 7 नवंबर को ही हो गई थी, और 7 नवंबर को इस बार वंदे मातरम का 150वीं जयंती थी, यानी कि 150वां वर्ष था वंदे मातरम को लेकर के। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में वंदे मातरम कार्य के तहत एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें तमाम भाजपा के बड़े नेता और कार्यकर्ता आज वंदे मातरम का गायन किए। और वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह घोषणा दी कि भाजपा के तमाम कार्यक्रमों में वंदे मातरम के द्वारा ही कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद भाजपा ने यह भी स्पष्ट किया कि 26 नवंबर तक भाजपा तमाम जगह, उत्तराखंड के तमाम जगह, तमाम जिलों और तमाम छोटे छोटे गांव और कस्बों में वंदे मातरम के तहत कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप भी लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम राष्ट्रगीत को दबाने का काम किया, क्योंकि इससे पहले भी 100वीं जयंती आई, 50 वर्ष हुए, 100 वर्ष हुए, लेकिन कहीं भी कांग्रेस के द्वारा वंदे मातरम राष्ट्रगीत जैसी धरोहर को और ख्याति दिलाने का काम नहीं किया गया, यानी कि कांग्रेस के द्वारा इसे दबाया गया। राष्ट्रगीत कांग्रेस शुरू से ही, भाजपा ने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस शुरू से ही राष्ट्रगीत का अपमान करते आई है, और कांग्रेस को देश प्रेम है ही नहीं, इसीलिए कांग्रेस राष्ट्रगीत का अपमान करती है। और वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा राष्ट्रगीत की शुरुआत की जा रही है, राष्ट्रगीत को विश्व पटल पर लाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रगीत जो अपनी ख्याति खो चुकी थी इसको वापस लाया जा रहा है। वहीं पर उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी बात कही कि राष्ट्रगीत का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का फर्ज है, और इस राष्ट्रगीत के सम्मान करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम भाजपा के नेता और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि वंदे मातरम जो कार्यक्रम की शुरुआत 26 नवंबर तक भाजपा कर रही है, इस कार्यक्रम के तहत किन किन जगह जाकर के भाजपा अपने कार्यक्रम को करती है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। तो वहीं हरिद्वार के सिंहद्वार क्षेत्र में गैस सिलेंडर लोड कर रहे कर्मचारियों पर लाठी डंडों और लोहे की रोड से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और इसमें से एक युवक को एम्स भी रेफर किया गया है, और इसी पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी है। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।